सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया और मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। मेरे साथ राना ताहिर हैं लाहौर स्टूडियो से। थोड़ी देर में हमें सुधीर चौधरी हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन करेंगे और आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उसमें फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात व नशरियात रहेंगे या नहीं रहेंगे, स्पेकुलेशन हो रही है। पाकिस्तान टेलीविज़न पिछले 3 हफ्तों से बिल्कुल उसके शल हो चुका है और वर्चुअली स्टैंड स्टिल पे है, क्योंकि एमडी के साथ फड्डा है वज़ीर इत्तलात व नशरियात का। और जो यूनियन है बताया जा रहा है कि वज़ीर साहब की बैकिंग की वजह से वो एमडी साहब को आने नहीं दे रही। इसके अलावा और बहुत कुछ है जो हुआ वज़ारत इत्तलात व नशरियात में। अब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि कल वो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात करेंगे और फिर फैसला होगा कि वो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं या नहीं है। हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि जी का जाना ठहर चुका। फवाद चौधरी साहब कल वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात नहीं होंगे, कल या परसों, अगले 2-3 दिनों में बहरहाल। लेकिन फ़ाइनल फिर हर शय मुकद्दर की बात है और ये अल्लाह के हाथ में। इस पर बात करेंगे पूरी तफसील के है क्या मामला। जो इंडिया से जो खबरें आ रही हैं, वहाँ शबीर शाह साहब जो तहरीक आज़ादी जो कश्मीर की है उसके एक लीडर हैं, तिहाड़ जेल में उन पर हमले की खबरें आ रही हैं, जिस पर हमारी वजारत ख़ारजा ने भी ट्वीट किया है। उस पर बड़ा एक लोगों में एक बड़ी तशवीश है, इसलिए कि उससे पहले जेल में एक पाकिस्तानी शाकिर इलियास को शहीद किया गया। एक और ख़ातून थी सियालकोट में जिसको इंडियन फ़ौज ने उसकी टांग में गोली मारकर उसको गिरफ़्तार किया था। वो बेचारी गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गई थी, उसकी भी शहादत की खबरें हैं। अब शबीर शाह पर हमले की खबरें, तशवीश है। ऑलरेडी जो इलाका है, जो ख़ित्ता है, उसमें बहुत टेंशन है। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी इस बात का इजहार किया है कि इस वक्त तशवीश है उन्हें। वो इन टच हैं पाकिस्तानियों से, इंडियन से, लेकिन तशवीश है। OIC में भारत जा रहा है गुफ्तगू करने के लिए, उनकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो जाएंगी। एक्सेप्ट कर ली है उन्होंने इन्विटेशन। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पर भारत ने एक्सेप्ट कर लिया है इस बात को कि अब कश्मीर पर गुफ्तगू के बग़ैर मसला हल नहीं होगा, क्योंकि OIC की कश्मीर के हवाले से बड़ी रेजोल्यूशंस हैं, बड़ा एक मौक़िफ़ है। इंडियन ये कह रहे हैं कि जनाब हमें मौका मिला एक प्लेटफॉर्म का मुसलमान ममालिक के, तो वहाँ पर जाकर हम अपना मुकदमा पेश करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं बात ये नहीं है। दर हकीकत अब इंडिया भी उस तरफ समझ गया है कि कोई उसके पास चॉइस नहीं है और मुज़ाकरात के लिए कोई ना कोई फ़ोरम भले सिम्बॉलिक है, लेकिन इस पर तफसील से बात करेंगे कि है क्या। और फिर कल नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी। मुस्लिम लीगी बड़े पुरुमीद हैं। 13-14 दिन से गुज़श्ता यानी 2 हफ्तों से नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटल आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी जना हॉस्पिटल में है, इलाज बाकायदा शुरू नहीं हुआ, लेकिन बीमारी संगीन है, माहौल बन चुका है। अदालत यकीनन ये जो इस वक्त रिपोर्ट्स हैं उसका नोटिस लेगी और समझा ये जा रहा है, तसव्वुर ये किया जा रहा है, क्या सराई ये की जा रही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का कल उनकी ज़मानत हो जाएगी। बहरहाल क्या उसका पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट होता है वो उस पर हम डिस्कस करेंगे। और फिर एक बड़ी अहम स्टोरी जिसके लिए सुधीर चौधरी लाहौर से हमारे साथ हैं। नए पाकिस्तान सब हम पर उम्मीद हैं, उम्मीद भी रख रहे हैं कि इमरान खान साहब कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा करेंगे। लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं, बजाय इसके कि इदारों को मजबूत किया जाता, बजाय इसके कि लोगों को रोज़गार दिया जाता, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के तकरीबन 450 स्टोर बंद किए जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। हज़ारों वर्कर्स बेरोज़गार हो जाएंगे। भाई ये कैसा नया पाकिस्तान है? आप जहाँ पर कमज़ोरी है उसको आप दूर करें। ये जो इदारे यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन या पाकिस्तान स्टील या PIA, ये मुलाजमीन की तनख्वाहों की वजह से खसारे में नहीं है। उसमें जो बड़े बड़े सौदे किए गए, बड़े बड़े लोगों ने उसमें जो कमीशन बनाए, 2 आने की चीज़ जो 4 रुपए में ख़रीदी गई, ये इदारे उसके लिए तबाह हुए हैं। आप गरीब वर्कर्स को अब बेरोज़गार कर रहे हैं, रोज़गार है नहीं है आपके पास देने को उनको, और आगे भी जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप फारिग कर रहे हैं। ये कैसा पाकिस्तान है? पूरी आपको तफसील बताएंगे, कौन कौन से रीजन में किस तरह से ये स्टोर बंद किए जा रहे हैं, क्यों बंद किए जा रहे हैं। अजीब एक मामला है। जो तवक्कुआत थी लोगों की उसके बिल्कुल बरक्स, बजाय इसके कि कोई बेल आउट पैकेजेस के ज़रिए इनको बेहतर किया जाता है इदारों को, वो इदारे ही बंद करना शुरू कर दिए गवर्नमेंट ने। बड़ा अजीब मामला है।
इस पर चलकर बात करते हैं। राना ताहिर साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब, ये बताया जा रहा है कि आज उन्होंने जेलम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कल वज़ीर आज़म साहब से मेरी मुलाकात होगी, वज़ीर आज़म साहब फ़ैसला करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि फ़ैसला वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर करेंगे। जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, जो इस पूरे डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस है पिछले 6-7 महीने की, 8 महीने की, इस हकूमत ने जो कुछ किया है, क्या आपको कभी बताया किसी ने कि इन्होंने क्या किया जो वज़ारत इत्तलात व नशरियात का बुनियादी काम है? कभी आपको कुछ अंदाज़ा हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं, आप बता सकते हैं? और ज़रा ये जो रिसेंट ये जो टसल है बज़ाहिर इस वक्त जो पाकिस्तान टेलीविज़न में भी चल रही है, वो सारी की सारी यूनियन, यानी ये पहला मौका है कि वज़ीर ने यूनियन से कहा, यूनियन ने एमडी का दाखिला बंद कर दिया। पिछले 3 हफ्तों से पाकिस्तान टेलीविज़न में एमडी नहीं जा रहा और वज़ीर साहब ये कहते हैं कि या पुत्र तू नहीं है तो या मैं नहीं है। ये क्या है? समी साहब, ये नहायत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। देखें, फवाद चौधरी साहब जब वज़ीर इत्तलात बने तो आम लोगों को ये तवक्को थी कि ये चूँकि ख़ुद भी मीडिया से वाबस्ता रहे हैं तो हुकूमत के मीडिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। लेकिन बदकिस्मती से फवाद चौधरी साहब के आने के साथ ही आप देखें, इमरान खान मीडिया के हीरो थे। वो आवाम के भी हीरो हैं, मीडिया में भी लोग उनको बहुत ज़्यादा उठा रहे थे और उनको किसी की ज़रूरत नहीं थी, इवन वज़ीर की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फवाद चौधरी साहब के आने के बाद इमरान खान की हुकूमत जो है वो नित नए मसाइल का शिकार है। मीडिया के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं जिस बुरी तरह मुतासर हुए, आप देखें ना, ये क्या तमाशा वज़ारत इत्तलात ने लगाया सामी साहब कि जी इश्तिहारात जो हैं वो इश्तिहारी एजेंसियों के ज़रिए नहीं दिए जाएंगे, वो मिनिस्ट्री और PID खुद देंगे। ये कितने सादा हैं आप राना साहब। अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी बीच में से निकल जाएगी और वज़ारत इत्तलात और नशरियात खुद इश्तिहार देगी तो जो वो बीच में 15, 20, 25% का वो जो कट है, ये जो रकम है, ये रकम कहाँ जाएगी, किसकी जेब में जाएगी? सबसे पहले जो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आउट और ये वज़ारत इत्तलात और नशरियात खुद देगा सब कुछ, तो इसका तो मतलब ये है ना कि वो माल सारा मेरी जेब में जाएगा, वो माल सारा जाएगा वज़ारत इत्तलात और नशरियात। तो ये तो फिर बड़े पॉपुलर होंगे इत्तलात और नशरियात में ये वज़ीर साहब। समी साहब देखें, ये माल का ही तो रौला है सारा बना हुआ। और चक्कर क्या है, देखें, इश्तिहारी एजेंसियों का किरदार पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है और आपको पता, बहुत से लोगों का रोज़गार इश्तिहारी एजेंसियों के साथ वाबस्ता है। तो इस हुकूमत के आने के बाद आप देखें कि लोगों के लिए रोज़गार के मसाइल पैदा होना शुरू हुए, वो मीडिया के इदारों में भी, और ये इश्तिहारी एजेंसियाँ बहुत अहम हिस्सा हैं मीडिया का। फवाद चौधरी साहब ने और सेक्रेटरी इत्तलात साहब जो हैं शफकत जलील साहब, उन्होंने किन मकासद के लिए ये फ़ैसला किया, इस बात की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को चाहिए कि वो इनसे पूछें कि आपने ये सारा काम क्यों किया। इसकी तो तहकीकात होनी चाहिए और मुझे लगता है कि अगर नैब इसमें तहकीकात करेगी, अगर नैब ये तहकीकात करे कि ये क्यों वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने इख्तियार अपने पास लिया, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को एक साइड पे फारिग किया, तो बहुत सारे राज इसमें खुल सकते हैं कि जनाब ये सारे का सारा मामला जो था ये क्या था। लेकिन अभी PTV जो है वो भी राना साहब स्टेल है बिल्कुल। देखिए समीर साहब, PTV में इस वक्त जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका तकर्रर ख़ुद वज़ीर आज़म ने किया और इसमें कोई शक नहीं कि अरशद खान इससे फिर तो थोड़ा बहुत फवाद चौधरी साहब को ये हया करना चाहिए था कि अगर ये उनके कायद ने, अगर वो उन्हें अपना कायद समझते हैं, अगर वज़ीर आज़म साहब ने ये अपॉइंटमेंट की है तो फिर इसको उन्होंने तो बाकायदा IG को ख़त लिख दिया कि जनाब आप कार्रवाई करें, इस्लामाबाद के IG को कि MD के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। यूनियन मैंने वो ख़िताब सुना जो सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें उन्होंने जो एडवाइज़र्स हैं वज़ीर आज़म के कहा कि ये अनइलेक्टेड लोग हैं और ये बैठे पट्टियाँ पढ़ाते रहते हैं और बड़ा उन पर भी फवाद चौधरी ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया उन पर भी। समीर साहब देखें, बात यह है, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि अरशद खान जो है ना वो एक ईमानदार आदमी है, इसमें कोई शक नहीं। उनके बदतरीन मुखालिफ भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि वो एक ईमानदार आदमी है। फवाद चौधरी साहब ने वज़ीर इत्तलात बने, जब इमरान खान साहब ने उनका तकर्रर किया, उससे किस लिए उनका तकर्रर किया, PTV का जो गुज़श्ता 10 सालों में जिस तरीके से बुरा हाल किया गया,
पीटीवी आज 6 अरब रुपए से ज़ायद का मकरूज़ है, और वो साबका हुकूमत के वज़ीर और जो उस वक्त के एमडी साहबान और दीगर ओहदेदारान थे, उनके करतूतों की वजह से पीटीवी का, ये देखें ना पीटीवी की इनकम कितनी है, बिजली के बिलों के साथ पीटीवी के पैसे आते हैं, ये सारा पैसा किधर जाता रहा। ये समी साहब, एक अरशद खान का मामला जो है ना, वो इसलिए सारा फवाद चौधरी साहब के लिए पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई ये तो वज़ीर आज़म को डायरेक्ट जवाबदेह हैं, तो मैं क्या करूं। उन्होंने कई भर्तियां करवानी होंगी और कोई कॉन्ट्रैक्ट होंगे पीटीवी के, क्रिकेट राइट्स का मामला है और चीज़ें हैं। राना साहब, जो वज़ीर आज़म साहब ने अपॉइंट किया था एक इंडिपेंडेंट एमडी, उसका मरकज़, उसका पर्पज़ तो शायद ये था कि जिस तरह बीबीसी अगरचे एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है, लेकिन वो बड़ा इंडिपेंडेंटली ख़बरें देता है और पूरी दुनिया में उसको एक क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसी या न्यूज़ आउटलेट समझा जाता है। तो क्योंकि वेस्ट का बहुत जिक्र करते हैं इमरान खान साहब, तो उनके जहन में तो ये होगा कि पाकिस्तान टेलीविज़न को इंडिपेंडेंट इस तरीके से बनाया जाए कि वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बने, वो प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल ना हो, और उसके लिए अरशद खान साहब को लगा दिया गया। अब फवाद चौधरी साहब, देखें, दो ही चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पर जहाँ से आप इन्फ्लुएंस भी ड्रा करते हैं, जहाँ पर माल पानी भी है। एक पाकिस्तान टेलीविज़न है, दूसरी वजारत इत्तलात व नशरियात है। इश्तिहारों का आपने खुद जिक्र कर दिया, एडवर्टाइज़र्स को उन्होंने आउट कर दिया। उसके बाद अब जाहिर है अगर एमडी एक पावरफुल आदमी और उसकी एक्सेस प्राइम मिनिस्टर तक है, तो वो तो फिर वज़ीर इत्तलात व नशरियात को नहीं मानेगा। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है, अगर आप वज़ीर आज़म को अपना लीडर मानते हैं, उन्हीं ने आपको वज़ीर बनाया, उन्हीं के टिकट पर आप कौमी असम्बली के मेंबर इलेक्ट हुए, तो फिर आप उन्हीं को अंडरमाइन कर रहे हैं। आपने ख़त लिखना शुरू कर दिया और वो ख़त लीक भी फवाद चौधरी साहब ने किए सारे के सारे, कि बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स है पीटीवी का, उसको हमने ख़त लिखा। तो अगर लड़ाई थी भी तो उसको अंदर ही रहने देते। ये इसको पब्लिक करके तो इन्होंने अपनी हुकूमत के लिए बदनामी का बायस, अपने वज़ीर आज़म के लिए, और अब ये थ्रेटन कर रहे हैं कि मैं रहूँगा या अरशद खान रहेंगे। ये सब क्या मामला है? समी साहब देखें, बात ये है कि ये जो बात आपने कही ना कि ख़त लीक करना और ये करना, फवाद हुआ क्या, वज़ीर आज़म ने फ़ैसला किया कि ये जो पीटीवी है, जिस तरह उनकी पूरी कोशिश कर रहे हैं इमरान खान कि सरकारी अदारों में सियासी मुदाखलत को ख़त्म किया जाए, उन्होंने इसी तरीके से पीटीवी का किया और पीटीवी के एमडी को हदायत की कि ये मुकम्मल तौर पर सियासत से पाक होगा, इसको मेरिट पर चलाएं, अपोजिशन को भी कवरेज दें, बाकी भी सारे मामला देखें, इसमें कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। अब फवाद चौधरी साहब ने अपना दफ्तर भी पीटीवी में बनाया हुआ है। ये वो तो देखें, वो तो उनका ऑफिस जो है वजारत इत्तलात और नशरियात में है, तो वो पीटीवी में क्यों अपना दफ्तर बना लिया उन्होंने? ये समी साहब, मियाँ साहब का जो पहला दौर था ना 90 वाला, उस वक्त से मिनिस्टर जो है ना, इन्होंने पीटीवी में अपने दफ्तर बनाने शुरू कर दिए। और वो भी इमरान खान साहब ने कफ़ायत शारी की मुहिम शुरू की। उसमें चाहिए तो ये था कि इस दफ्तर को फौरी तौर पर बंद किया जाता है, क्योंकि चंद कदम पे फासले मैं राना साहब एक यहाँ पर आपसे शेयर करता हूँ। मैं ख़ुद गया हूँ बहुत सारे सेक्रेटेरिएट के ऑफिस में, और वहाँ पर जो ये लोग चाय पानी सरकार के ख़र्चे पर पीते पिलाते थे ना, वो बंद कर दिया एंटरटेनमेंट अलाउंस। और अंगूठे के ज़रिए यानी फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए हाज़िरियाँ लगती हैं, लोग दफातर में पूरा टाइम गुजार रहे हैं। इतना कुछ था, कभी हमने नहीं सुना कि वजारत इत्तलात व नशरियात ने इस हवाले से को कौम को बताया हो कि कौन से इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन, इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन किए हैं, वीज़ा रिजीम के किए हैं, दूसरे किए हैं। वजारत इत्तलात व नशरियात ने, फवाद चौधरी साहब ने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर की है, लेकिन इसके अलावा वजारत इत्तलात व नशरियात ने, मुझे नहीं पता कि कभी कोई बताया हो कि, और बहुत सारे लोग ये कहते थे कि इस गवर्नमेंट का मसला ये है कि ये जो कुछ इन्होंने अच्छे काम किए हैं ये लोगों को बता नहीं पा रहे, पाकिस्तानी कौम को कॉन्फिडेंस में ले नहीं पा रहे, इसलिए कि इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं, बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं, जो मक्खनबाजी के माहिर हैं, जिनके पास एक मक्खन की बाल्टी पड़ी है और ऐसा मक्खन मारते हैं, ऐसी बातें करते हैं। अभी आपने ये, मैं एक इल्ज़ाम पढ़ रहा था एक, और अभी आपने जिक्र किया कि पीटीवी पर यह भी एक इल्ज़ाम है अरशद खान साहब पर कि उन्होंने बिड नहीं की, क्रिकेट के राइट्स जो हैं वो ब्लिट्स को चले गए हैं। मुझे बताया मेरे सोर्सेज ने कि जो इजलास हुआ, उस इजलास में जो वफाकी सेक्रेटरी हैं शफकत जलील साहब, उन्होंने ये कहा कि 17-18 मिलियन से ऊपर आपने बिड ना करें पीटीवी, हम बिड नहीं कर सकते। फवाद साहब ने शायद कोई 1-2 बिलियन इससे ज़्यादा की बात की, लेकिन सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन ने कहा कि 17-18 मिलियन से ज़्यादा की बिड नहीं की जाएगी, क्यों? इसलिए कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ब्लिट्स जो कंपनी है उसने 30 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। फिर इन्वेस्टिगेशन तो ये होनी चाहिए ना, अगर पीटीवी ने बिड नहीं दी वहाँ तक,
तो फिर ये होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन के बिड को क्यों रोका गया, ये क्यों फैसला किया गया, क्या कहीं कोई नेक्सस तो नहीं था उस कंपनी के साथ जो बड़ी बिड पे ऑलरेडी आ रही थी कि आप जो बिड है पीटीवी की उसको आप कम से कम कर रहे हैं। राणा साहब, फिर तो नैब को चाहिए कि वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन करे। जी समी साहब, बिल्कुल बात सही है कि शफकत जलील साहब का क्या काम है कि वो पीटीवी को ये पाबंद करें कि आप 17 मिलियन से ऊपर ना जाएं। आप देखें फवाद चौधरी साहब ने जो ख़त लिखा पीटीवी के एमडी को, उसमें वो ख़त में उन्होंने जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए कि जी ये हो गया, नुकसान हो गया, फलां हो गया, क्रिकेट राइट्स का मामला, ये तो जो हकायक सामने आ रहे हैं उसमें तो समझ ये आ रही है कि ये सारे मामले में मिनिस्ट्री खुद मुलव्वस है। और फिर जिस तरीके से पीटीवी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वजीर साहब के उस खत का जवाब दिया, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक एक पॉइंट का जवाब दे के कहा कि हम भी वजारत इत्तलात का हिस्सा हैं और आप हमें इस तरह बदनाम कर रहे हैं, जबकि ऐसी कुछ बात भी नहीं। लेकिन राणा साहब, एक और बात आप मुझे, अगर जो मेरे सोर्सेज ने मुझे बताई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ प्राइवेट लोग भी हैं 5-6, उनमें से एक यहाँ की कंपनी भी है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है नयाटेल, उसके जो डायरेक्टर हैं उनको थ्रेटन किया गया। और उसके लिए मैं बस चेयरमैन साहब जो पेमरा के हैं सलीम साहब, मैं उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुदा के लिए आप बिल्कुल भी किसी तरह की भी किसी चीज़ पर आप कान न धरें और बिल्कुल जो हमारे इदारे हैं उनको बिल्कुल इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जो मुझे बताया गया वो ये है कि उनको नयाटेल के मालिक को थ्रेटन किया गया। बहुत शरीफ आदमी है, बड़े ऑनेस्ट आदमी है, बड़े वो इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं, लेकिन आज केबल सर्विस है तो उसका ये मतलब तो नहीं कि उनको थ्रेटन किया जाए। और ये थ्रेट किया गया कि वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो लेटर लिखा है वो आप उसको डिसओन करें। तो ये तो बहुत ही एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि अगर आप रियासती मशीनरी को, अपनी वजारत की मशीनरी को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं थ्रेट करने के लिए, तो ये तो निहायत ही अफसोसनाक। और सलीम साहब को चाहिए कि वो केबल के जो लोग जो केबल के बिजनेस में हैं, जो ये सब कर रहे हैं, उनको वो प्रोटेक्ट करें पूरी तरह, उनको वो प्रोटेक्ट करें। क्यों राणा साहब? समी साहब, ये देखें, ये वज़ीर साहब ने ऐसी इत्तलात बिल्कुल शहर में है कि वज़ीर साहब के कहने पर जो लोग बोर्ड के मेंबर हैं, डायरेक्टर हैं, कुछ सरकारी अफसर भी उसके डायरेक्टर हैं, उन पर भी दबाव डाला जा रहा है कि भाई आप इसको डिसओन कर दें कि जी ये जो बोर्ड का फ़ैसला है हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो हो सकता है कि अगर ये वज़ीर बरकरार रहे तो वो जो बेचारे सरकारी अफसर हैं वो तो अपनी नौकरी बचाने के लिए शायद डिसओन कर दें। अभी तक तो नहीं किया उन्होंने। समी साहब, ये तमाशा क्या है? आप मुझे ये बताएं कि वज़ीर आज़म पीटीवी को गैर सियासी बनाना चाहते हैं, पीटीवी को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं, पीटीवी को एक आज़ाद अदारा बनाना चाहते हैं, एक बावकार अदारा बनाना चाहते हैं। वो हमारा कौमी एहसासा है और ये वज़ीर साहब ने क्या तमाशा लगाया हुआ 3 हफ्ते से। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात भी है राणा साहब। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो क्योंकि फवाद चौधरी ने ये मौला अली का कॉल है कि कोई दीवाना भी आपसे बात कर रहा हो ना तो उसकी बात गौर से सुन लो, हो सकता है तुम्हारे लिए इसमें को पते की बात हो। इन्होंने एक बात कही है अनइलेक्टेड एडवाइज़र्स की, और वो नईमुल हक साहब की बात कर रहे हैं। और वहाँ पर जो अनइलेक्टेड एडवाइज़र है ना, उनके पास भी मक्खन की बाल्टियाँ हैं, वो भी कमाल का काम करते हैं। उन्होंने आज़म खान साहब ने उनको अपने साथ मिला लिया है। वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नैबज़दा है ना इमरान खान साहब के, जिनको नैब कभी भी बुला सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, जिस तरह गिरफ्तार किया गया है जनाब सराज दुरानी साहब को, वो जो सारे अनइलेक्टेड एडवाइज़र हैं, चाहे वो नईमुल हक साहब हों, चाहे वो दुरानी साहब हों, चाहे और बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं सबके लेता, सब चीखो पुकार बर्पा कर देते हैं। वो आज़म खान साहब की जिस तरह कुकड़ी अपने बच्चों को अपने परों में छुपा लेती है ना, तो वो आज़म खान साहब के परों में छुप कर वार कर रहे हैं। तो ये जो सारा मामला है ना, इसने एक्चुअली वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जो गंद मचा हुआ है ना अनइलेक्टेड एडवाइज़र्स का, इमरान खान साहब के दोस्त वर्सेस जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं फवाद चौधरी साहब, क्योंकि फवाद चौधरी साहब अभी तक जिस अंदाज में टेलीविज़न प्रोग्राम्स में हम ये कल ये परसों दिखाएंगे कि किस तरह मखसूस चैनल्स के प्रोग्राम में वो शरीक हुए, हमें तो ये शक है कि कहीं वहाँ से भी वो तनख्वाह ले रहे हैं। क्योंकि मुझे ये पता है कि वो अपनी उन्होंने नौकरी कभी नहीं छोड़ी टेलीविज़न की, भला सरकार वो, बल्कि उनका जो वो था सारा उनकी जो MNA-शिप थी उसके हवाले से भी बहुत सारा वो एक इलेक्शन कमीशन में लोग गए थे, अदालत में भी गए थे। लेकिन बहरहाल ये एक अजीब मामला है
इस पर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने छोटा सा एक वक्फा लेना है। वापस आते हैं तो इस पर भी, और नवाज शरीफ साहब की जो मामला है और जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के हज़ारों लोगों को बरतरफ करने का मंसूबा जो हुकूमत का है, इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात। उनके फेवरेट अखबार ने, उनके उस अखबार ने जिनके प्रोग्राम्स में वो रेगुलरली शरीक होते हैं, हमेशा बड़ी मोहब्बत करते हैं। भले वज़ीर-ए-आज़म साहब के बारे में वो मीडिया ग्रुप जो मर्ज़ी ज़बान इस्तेमाल करे, उसी ग्रुप से ख़बर, मैं ये तो नहीं कहता अब छपवाई है उन्होंने, लेकिन बहरहाल हम सब ये समझते हैं, ख़बर ये छापी गई है कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा मैं दे सकता हूँ, मैं नहीं मानूंगा MD अरशद खान को। गोया एक तरह से जो थ्रेट मीडिया की तरफ से आता है वो उस अखबार और ग्रुप ने दिया है वज़ीर-ए-आज़म साहब को। वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो जानते हैं लोग, वो समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ना घबराने वाले हैं, ना डरने वाले हैं, ना वो ब्लैकमेल होने वाले हैं। तो ये फवाद चौधरी साहब का जो ये अगर उन्होंने प्लान किया है, जो कि हो सकता है, तो यकीनन वो फायर बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा, वो शायद नहीं चल सकता वो वार। और एक और बात मैं सोच रहा था कि वर्कर्स तो सारे PTV के अपने पीछे उन्होंने लगा लिए, क्योंकि यूनियन को इस्तेमाल किया और वो MD साहब को घुसने नहीं दे रहे। लेकिन वो जो बेचारे पेंशनर्स थे PTV के, उनको ही दिलवा देते पैसे वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात। ऐसी कौन सी बात थी? अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं यूनियन को और पूरे वर्कर्स का इतनी आपको हमदर्दी है, तो उनको दिलवा दें। पेंशनर्स को, बेचारे बूढ़े पेंशनर्स वहाँ पर खड़े हैं। और फिर इससे ज़्यादा सियासी दबाव क्या हो सकता है कि आप IG इस्लामाबाद को ख़त लिख रहे हैं। माली मामलात से IG का क्या ताल्लुक़ है? ये IG पुलिस को ख़त क्यों लिख रहे हैं? इसलिए कि आपके दोस्त हैं IG पुलिस, और आप सियासी दबाव लाना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, आप दबाना चाहते हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब तो ये कहते हैं कि मैं इदारों को सियासत से पाक कर दूँगा, यहाँ पर मैं कोई इदारे नहीं सियासत नहीं आने दूँगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बहरहाल अगले 2-4 दिनों में फ़ैसला तो हो ही जाएगा, जो वज़ीर-ए-आज़म ज़ाहिर है फ़ैसला करेंगे। लेकिन हमें जो इत्तलात मिल रही हैं, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, लगता नहीं है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब अपना जो उनका वजारत है इत्तलात व नशरियात की, उसको वो कंटिन्यू कर सकेंगे। और ये कोई उनका सवाबदीद नहीं होगा कि वो ये कहें कि मैंने कह दिया है कि मैं ये करूँ या ना करूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो जवाब दिया है वो अब रिकॉर्ड पर आ गया है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब पूछेंगे डेफिनेटली फवाद चौधरी से। और मेरा नहीं ख्याल वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात के पास कोई जवाब होगा इस बात का। इसीलिए डायरेक्टर्स को, नेटल के और भी बड़े शरीफ लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, बड़ी इंटेग्रिटी वाले लोग हैं, उनको डराने धमकाने की कोशिश की है वज़ीर साहब ने कि किसी तरीके से वो अपना बयान तब्दील कर लें। लेकिन वो बयान तो तब्दील नहीं हुआ, पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है। और अब वज़ीर-ए-आज़म साहब सवाल करेंगे तो फिर जो उसके बाद फ़ैसला होगा वो तो अगले आने 2-4 दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन ये जो इस वक्त सूरत हाल है, उसने खोल के रख दिया है कि वहाँ पर जो एक झगड़ा अनइलेक्टेड लोगों का और ये वज़ीरों का, और ये एक गंद मचा हुआ है। खान साहब इस अपने घर के गंद को ठीक कर लें, वगरना ये बहुत नुकसानदेह होगा। अब जो ख़बरें हैं, सुधीर चौधरी हमारे साथ हैं लाहौर से, उनकी तरफ मैं चलता हूँ सीधा। नवाज शरीफ साहब की खबर इससे आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखें ये हज़ारों वर्कर्स बेरोज़गार कर रही है हुकूमत। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, ये इसके जो स्टोर हैं गरीबों को सब्सिडी देते हैं, गरीबों को अच्छी चीज़ें कंट्रोल रेट से भी कम कीमत पर हुकूमत प्रोवाइड करती है। वो चीज़ जिसका फ़ायदा गरीब को हो सकता है, वो माजी में भी बंद होता रहा, अब भी बंद हो रही है। तो फिर ये नया पाकिस्तान, इसकी डेफिनेशन लोग क्या ढूंढेंगे? सुधीर चौधरी, मुझे तो ये बताया गया है कि तकरीबन 439 जो स्टोर्स हैं, यूटिलिटी स्टोर्स अक्रॉस द पाकिस्तान, वो बंद किए जा रहे हैं और हज़ारों वर्कर्स उससे बेरोज़गार हो रहे हैं। क्या है ये सब सुधीर? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया समी भाई। ऐसा ही हो रहा है कि नए पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देने की बजाय हुकूमत उनसे नौकरियां छीनने के दर पे हैं। 439 यूटिलिटी स्टोर जो कि उन गरीब आदमियों को सब्सिडाइज सस्ती चीज़ें देते थे, जो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। और ये वाहद स्टोर्स हैं जो कि मुल्क के तकरीबन हर कोने में मौजूद हैं। 5000 के करीब ये स्टोर्स हैं जहाँ से रमज़ान में बहुत सस्ती अशिया मिलती थी और लोगों को बड़ा रिलीफ मिलता था। ये बंद करने जा रही है PTI की हुकूमत, जो कि गरीबों के वोट के होने का दावेदार है। यहाँ पे ये भी आपको बताऊँ, लाहौर रीजन में 6 स्टोर्स हैं। ये जा रहा है
ये पूरी एक प्लानिंग है समी भाई। वो प्लानिंग ये है कि आज से 6 माह पहले जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर सप्लाई बंद कर दी गई थी। इनको जो भी मुख्तलिफ चीज़ें जो प्रोडक्ट थी, कॉस्मेटिक्स की दालें, जो दूसरे मुख्तलिफ कंपनीज की चीज़ें यहाँ पर आती थी, उनकी सप्लाई को 100% से कम करके पहले 60% पे किया गया, फिर 40% पे किया गया, अब ये सिर्फ 25% पे रह गया है। जब लोग यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आते हैं तो वहाँ पे उनको कुछ भी नहीं मिलता। अब इसी चीज़ को बेस बनाकर जो मुतलका जीएम उन्होंने की रिपोर्ट लिखी कि तमाम स्टोर जो हैं वो लॉस में जा रहे हैं, अपने किराए पूरे नहीं कर रहे, लोगों की सैलरीज नहीं निकल रही, यूटिलिटी के बिल नहीं निकल रहे, लिहाजा इनको क्लोज कर दिया जाए। जो लेटर लिखा गया है एमडी की तरफ से मुख्तलिफ स्टोर्स बंद करने का, उसी में भी यही कहा गया है कि ड्यू टू जो सेल कम होने और उसकी वजह से लॉसेस बढ़ने की वजह से आपका स्टोर बंद किया जाता है। हालांकि ये सारी जिम्मेदारी इनकी अपनी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे सुधीर मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स एम्प्लॉइज कॉर्पोरेशन के जो यूनियन के प्रेसिडेंट हैं जनाब आरिफ साहब, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। ये तो जो सूरत हाल है बड़ी अजीब सूरत हाल है, और ये आपके जो वर्कर्स हैं हज़ारों लोग भी बेरोज़गार हो जाएंगे, और लोगों को जो थोड़ी सस्ती क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं वो भी सारी की सारा वो मुतासर हो जाएंगे। ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है, और ये जो लॉस है इसकी वजह को मुलाजमीन की तनख्वाहें तो नहीं है, इसकी वजह तो वो जो बड़े लोग माल बनाते हैं कमीशन बीच में, क्या आप क्या समझते हैं? रहमान रहीम समी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया लाइन पर लेने का। जहाँ तक यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन का ताल्लुक है तो ये गरीब परवर इदारा है, और इससे पाकिस्तान के गरीब अवाम मुस्तफ़ीद होते हैं। गुज़िश्ता हुकूमतों ने भी इसके साथ बहुत ज़्यादती की। हमेशा इस इदारे के साथ जो जिसे हम आमिर हुकूमत कहते हैं, उन्होंने तो अच्छा किया, लेकिन जो हमारी इलेक्टेड और जमहूरी हुकूमतें आई उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की स्वाय पीपल्स पार्टी के। अब मौजूदा हुकूमत है, हमने डी चौक पर भी मुजाहरा किया, 4 दिन वहाँ रहे, आप लोगों ने हमें बड़ी कवरेज भी दी, हमारे साथ वादे वहीद हुए थे। 14 अरब रुपया हमारी इस गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आपको बेल आउट पैकेज देंगे, लेकिन अभी तक 1 रुपए का बेल आउट पैकेज नहीं दिया गया, जो कि बहुत बड़ी ज्यादती है। एक गरीब परवर अदारे को लोगों के मुंह से नवाला खींचा जा रहा है, और मैं समझता हूं कि जानबूझकर हुकूमत जो है इस तरह कर रही है। और आपको मैं एक और चीज बताऊं कि जब असद उमर साहब जो इस वक्त वजीर खजाना हैं, जो इस वक्त हमारे बेल आउट पैकेज में सबसे ज्यादा रुकावट है, वो जिस वक्त साबका असम्बली में कायमा कमेटी के चेयरमैन थे, तो वो हमेशा हमें यही कहते थे कि जी आप लोग सड़कों पर आएं, आप लोग सड़कों पर आएं और अपना हक लें, ये हुकूमत आपको हक नहीं देगी, और पीटीआई आकर इस इदारे को बहुत ऊपर और बुलंदियों पर लेकर चली जाएगी। लेकिन अभी 6 माह हो चुके हैं, हमने 4 दिन यहाँ भूख प्यास काटी, हमारे साथ इन्होंने वादे किए, लेकिन अभी तक हमें एक पाई नहीं दी गई। अब ये स्टोर बंद करने की तरफ जा रहे हैं, तो ये स्टोर 2007 में कैबिनेट की एक कमेटी है जिसमें इसकी अप्रूवल हुई थी, और ये पूरे जो इलाके हैं जहाँ गरीब लोग बसते हैं वहाँ ये स्टोर खोले गए थे। और अब कहा जा रहा है कि जी सेल नहीं हो रही, और सेल ना होने की वजह से वो कहते हैं कि जी स्टोर को हम बंद कर रहे हैं। अगर स्टोरों में सामान नहीं दिया जाएगा तो सेल कहाँ से होगी? अच्छा सुधीर साहब, ये समझ आ गई कि पहले इन्होंने सामान कम किया, जाहिर है जब सामान बिकने वाला नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, तो स्टोर कब आएगा जी कि ये घाटे में है, इसको बंद कर दिया जाए। अब आप क्या करेंगे, फिर दोबारा धरना देंगे, क्या करेंगे? लायबल क्या है? ये कहते हैं, हम हुकूमत को कहते हैं कि फौरी तौर पर जो हमारे साथ वादे वहीद किए गए थे, और सबसे पहले हमें जो बेल आउट पैकेज है उसकी समरी जो है बाकायदा वजारत खजाना को जा चुकी है, और हमारे जो बोर्ड है उसने भी और हमारी मैनेजमेंट ने भी कोई 20 अरब रुपए की समरी भेजी है, फौरी तौर पर उसको अप्रूवल दिया जाए। और जो हमारे साथ वादे वहीद किए गए थे, जो हमारे वर्कर्स की रेगुलराइजेशन थी और जो मामले थे, उनको फौरी तौर पर उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। और अगर हुकूमत ने इसी तरह सुस्त रवि का तरीका अख्तियार किया तो हम दोबारा डी चौक पर भी आएंगे, और हम इंशाल्लाह अपने हकूक से कभी भी पीछे नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं कि हम दोबारा आएंगे डी चौक पर। और सुधीर आपका भी बड़ा शुक्रिया, वाकई इसमें कोई शक नहीं कि गरीब परवर इदारा है। अब देखिए जहाँ पर स्टोर बंद किए जा रहे हैं ना, मैं आपको थोड़ी सी तफसील देता हूँ। कोहा है, साथ मर्दान में है, सवात में है, चित्राल में है, पेशावर जोन है, नॉर्थ एंड साउथ, फिर कराची में है, एबटाबाद एक गरीब इलाका, सखर में, सरगोदा में, इस्लामाबाद के नवाह में। तो ये वहाँ पर सबसे पहले इन्होंने
माल देना कम किया, ताकि जब माल ही नहीं होगा तो कुछ बिकेगा ही नहीं, बिकेगा नहीं तो मुनाफा नहीं होगा, मुनाफा नहीं होगा तो स्टोर खसारे में जाएगा, तो बंद करने में आसानी। किसको फ़ायदा दे रहे हैं, क्यों फ़ायदा दे रहे हैं, सोचने वाली बात है। और जो वर्कर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर नहीं किया इसको जल्दी से ठीक तो हम फिर दोबारा डी चौक पर आएंगे। अफसोसनाक सूरत हाल, लोग तवक्को कर रहे थे कि गवर्नमेंट रोज़गार देगी और यही वो नया पाकिस्तान था जिसका वादा था, लेकिन बजाय इसके कि आप बेरोज़गारों को रोज़गार दें, जो लोग ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं अगर, और वो भी हज़ारों की तादाद में, आप उनसे रोज़गार छीन रहे हैं। और दूसरा, इससे ये बात भी पता चल रही है कि जो गरीब इलाकों में जहाँ पर सस्ती चीज़ें, क्वालिटी की चीज़ें मिल रही थी, जिसका बेनिफिट सीधा पाकिस्तान के गरीब लोग उठा रहे थे, आप उन स्टोर्स को बंद कर रहे हैं, आप उन इदारों को बंद कर रहे हैं। इंतहाई नामुनासिब। ये इसलिए लोगों ने आपको इलेक्ट नहीं किया था, इस पर रिविज़िट करने की ज़रूरत है इस पॉलिसी को। अब आ जाते हैं ज़रा नवाज़ शरीफ साहब की बीमारी पर, और कल उनकी, राना साहब कल तारीख़ है, और जो माहौल बना यार लोगों ने, उसके मुताबिक तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो इसका, क्योंकि एक्सट्रीम हार्डशिप हो सकता है कि उसका उनको फ़ायदा मिल जाए और ज़मानत हो जाए, ज़्यादातर ख्याल भी यही है। लेकिन एक बात मैं देख रहा था कि पिछले कोई 12-14 दिन से नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटल आ रहे हैं, जा रहे हैं, और पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल में, अभी तक उनका इलाज शुरू नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब उनके कह रहे हैं कि ये बड़ी संगीन बीमारी, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन एक तो इलाज नहीं शुरू हुआ, और दूसरा अगर वो रिहा होते हैं ज़मानत पर, तो जो वफाकी वज़ीर हैं हमारे लाहौर से, हमाद अज़हर साहब, वो तो ये कह चुके हैं कि हमें बाहर अगर वो जाते हैं इलाज कराने के लिए तो हमें कोई उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। क्या लगता है आपको? देखें समी साहब, ये जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है पिछले कई हफ्तों से मियाँ साहब की बीमारी के हवाले से, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता करे। मियाँ साहब जो हैं वो 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, 3 बार वो पंजाब के वज़ीर आला रहे। बात यह है, एक दफ़ा वो निगरान वज़ीर आला रहे, 2 दफ़ा वो मुंतखब वज़ीर आला रहे। लेकिन समी साहब, बंदे में थोड़ा हौसला होना चाहिए। आप जब बड़क लगाते हैं ना, जब आप कहते हैं कि जी हम यूँ कर देंगे वो कर देंगे, सियासत में जब आप होते हैं, जब आप इक़्तिदार के ऐवानों में होते हैं, जब आप लोगों की तौहीन करते हैं, जब आप पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करते हैं, उस वक़्त तो आपको ख्याल नहीं आता, और थोड़ी सी जेल जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। अभी आपने हमाद अज़हर साहब का कहा, आपको याद होगा कि भी 2-3 दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने भी कहा कि नवाज शरीफ साहब बाहर जाना चाहते हैं। मसला ये है कि ये सारा माहौल समी साहब, इलाज क्यों शुरू नहीं हो रहा? आप देखें, अल्लाह ताला हर एक को सेहत दे जो भी बीमार है। बात यह है कि बंदा बीमार होता है, कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं सारी ज़िंदगी खानी पड़ती हैं। अब जना हस्पताल जो है उसमें जिस कमरे में मियाँ साहब का इलाज को रखा गया समी साहब, उसमें जो सहूलतें हासिल हैं वो पाकिस्तान के किसी और हस्पताल में नहीं। लेकिन राना साहब यहाँ पर एक सेकंड रुकिए। अगर उनकी फैमिली ये कह रही है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में उनको दाखिल होना चाहिए, उनकी एंजियोग्राफी होनी थी, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं एंजियोग्राफी यहाँ पे नहीं करवाऊँगा, बस मैं ख़ुद दिल का मरीज़ हूँ, मेरे 4 स्टंट पड़े हुए हैं, तो मैं भी ये समझता हूँ कि जो हॉस्पिटल मेरी मर्ज़ी का है मैं वहाँ पर जाके इलाज करवाऊँ। इतना तो हुकूमत को, जब उनके जो हुकूमत पंजाब के अपने बनाए हुए बोर्ड्स ने अगर ये कहा है कि उनकी एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, तो फिर जिस हॉस्पिटल में नवाज शरीफ साहब कहते हैं वहाँ पे करवाने में क्या है? साहब बात ये है, फिर वही बात आ जाती है ना कि आप इस ट्रोपी ड्रामे के मुख्तलिफ मराहल देखें कि ये है क्या, कि जब मियाँ साहब सर्विसेज अस्पताल में थे उनको कहा कि जी आपको PIC लेकर जाना है, उन्होंने कहा नहीं जी मैं जेल जाना, मैंने PIC में नहीं जाना। ये एक सारी बहानेबाजियाँ हैं सिर्फ बाहर जाने के लिए, कि बस किसी तरीके से तुम उन्हों कढ़ो और लंदन पहुँचा दो, ताकि मैं हुसैन और हसन नवाज़ के साथ और अपने समधी जनाब इसहाक डार साहब के साथ लंदन की सड़कों पर फिरूं, शामें गुजारूं और टहलूं। ये है उनका टोटल, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, आप लंदन भेज दें, मियाँ साहब भी इसहाक डार की तरह भागे फिरेंगे, वो जहाज़ में सफ़र नहीं कर सकते अदालतों को। ये तो देखें समी साहब, अब इसहाक डार से बंदा पूछे ओ भाई तुम नहीं, लेकिन इस बीमारी में मुब्तला हो समी साहब। राना साहब ये मान लिया आपकी बात, इसहाक डार साहब इसलिए नहीं आ रहे कि वो मुकदमात का सामना नहीं करना चाहते। शहबाज शरीफ साहब का नाम भी ECL में गवर्नमेंट ने डाल दिया। लेकिन देखें बात यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब लंदन जाते हैं तो वो तो फिर हुकूमत की मर्ज़ी से जाएंगे ना, ECL से उनका नाम वफाकी काबीना निकालेगी तो फिर वो जाएंगे, तो फिर
उसका जो उसमें तो हुकूमत बराबर की शरीक होगी। तो हुकूमत फिर ये जो कहती है कि हम एहतसाब करना चाहते हैं, हम किसी को नहीं बाहर जाने देंगे, तो फिर वो तो खुद हुकूमत अवाम को इस बात का जवाब देगी। नहीं समी साहब, हुकूमत ने तो अभी तक ये नहीं कहा कि वो उन्हें भेज देंगे। हमाद अजहर साहब ने कहा वो जाके जहां मर्जी इलाज करवाएं। मियां अजहर साहब के साथ पुराने ताल्लुकात को मियां साहब के हैं, वो हमाद अजहर बेचारा उस चक्कर में कह गए होंगे मरवत में। बात ये है समी साहब कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कौम को बता दें, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा कौम को बता दें कि कौन सा ऐसा मर्ज है मियां साहब को जिसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। वो तो ठीक है, माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि आप जैसा बंदा भी मोहम हो जाता है कि नहीं जी देखें ना बेचारा। नहीं, वो तो देखें, वो तो मरियम साहबा कह रही हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं, लेकिन देखें हुकूमत के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब, आज़म खान साहब और बहुत सारे लोग हैं। परवेज़ खटक साहब पता नहीं PSL खेल के वापस आए हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे थे वज़ीर दिफा PSL पे बहुत ज़्यादा आप तवज्जो दे रहे हैं और टीमें बड़ी अपसेट हो रही हैं। तो उस पर आपको पता है एक बुक भी होती है, अनकन्फर्म्ड इत्तला है, मैं खुदा न खास्ता कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा किसी पे, ना ही को पेमरा से नोटिस लेना चाहता हूँ। एक स्पेकुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, शरीफ आदमी है, लेकिन कह रहे हैं कि वो जो नैबज़दगान है सारे के सारे वो रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जी बिल्कुल शहबाज साहब को भी आप रिलीफ दें, ख्वाजा बरादरान को भी और नवाज शरीफ साहब को भी। तो अब ECL से अगर नाम निकलता है तो भाई फिर तो वो सोच प्रिवेल करेगी ना राना साहब, इसका मतलब। समी साहब वो सोच तो प्रिवेल करेगी। बात सीधी सीधी है कि ECL से नाम निकालने के लिए ये जिन हस्तियों के आपने नाम लिए हैं ना, मुक़द्दस हस्तियों के, नैबज़दगान के, ये सारे तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि उनका नाम ECL से निकल जाए, ताकि ये कहेंगे जी हम पार्लियामेंट को चलाना चाहते हैं, हम जमहूरियत को चलाना चाहते हैं। ये भी एक अजीब। लेकिन इसमें देखें इमरान खान साहब ने ये तो बात कही कि नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर जाना चाहते हैं, अगला फिक्रा नहीं बोला कि मैं जाने नहीं दूंगा। वो नहीं, ये तो नहीं कहा इमरान खान, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं जाने दूंगा। नहीं, उन्होंने कहा वो जाना चाहते हैं। देखें समी साहब, इमरान खान जब अपोजिशन में थे उनका मुतालबा था कि कौम को लूटने वाले इन मुल्ज़मों के नाम ECL में डाले जाएं। अब वो खुद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, अब वो किस तरीके से इनको जाने का रास्ता दे सकते हैं? इमरान खान इनको रास्ता नहीं देंगे, उनके कुछ साथी जो हैं वो ज़रूर इस कोशिश में मसरूफ़ होंगे कि कल जैसे आप देखें ना, हमारे दोस्त मोहतरम अलीम खान साहब जो हैं, ये प्रोडक्शन आर्डरों का फ़ायदा अलीम खान को भी हुआ ना, वो भी आए ना। ये सारे नैबज़दगान जो है ना, ये कहते हैं ये सिलसिला चलता रहना चाहिए, खाओ पियो प्रोडक्शन आर्डर चलाओ। ठीक है, बहरहाल फैसला कल आ जाएगा, फिर ये भी पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ साहब बाहर जाते हैं या नहीं, और मरियम साहबा कितना एक्टिव पॉलिटिक्स करती हैं। लेकिन बहरहाल अगर वो बीमार हैं तो वाक़तन वो बेहतर इलाज उनका होना चाहिए, और जिस तरीके का इलाज रिक्वायर्ड है वैसा ही होना चाहिए। आखिरी 2-4 मिनट हैं, कश्मीर से जो ख़बरें आ रही हैं, शबीर शाह साहब जो कश्मीर के तहरीक आज़ादी के लीडर हैं, उनको तिहाड़ जेल में उन पर हमला किया गया, इत्तलात ये हैं, और उस पर उनको ज़ख्मी, इस पर वज़ारत ख़ारजा ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया है। और लेकिन जो एक बात हुई है राना साहब, वो ये हुई है कि OIC की स्पेशल इन्विटेशन गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की है। इंडिया बहुत अरसे से कोशिश तो कर रहा था OIC में आने की, लेकिन बहुत सारे जो नाक़दीन हैं उनका ये कहना है, वो अपनी गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि आप OIC में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने उस फोरम को रिकग्नाइज़ किया है, उस फोरम को एक्सेप्ट किया है, और ये वो फोरम है जो आज़ादी कश्मीर के हवाले से, तहरीक कश्मीर के हवाले से बहुत सारी रेजोल्यूशंस कर चुका है। तो इसका मतलब है आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे दूसरे जो समझने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत अब इस बात को रियलाइज़ कर रहा है कि कश्मीर पर गुफ्तगू के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया, क्योंकि जो मलाइन करने की कोशिश की थी भारत ने इस साने में, पुलवामा का जो वाक़या था उसमें पाकिस्तान को, तो वो हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी तरह के भी इल्ज़ामात साबित इंडिया नहीं कर सका, जिसकी वजह से डिप्लोमेटिक फ्रंट पर उन्हें कामयाबी नहीं हो रही। इसी की वजह से सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा था कि पाकिस्तान पर क्रिटिसिज्म किस तरह करें, क्योंकि कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था। और बिल्कुल इसी तरह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अपनी जो करारदाद है उसमें दहशतगर्दी का मजम्मत की है, भारत को उसका विक्टिम करार दिया है, जैश ए मोहम्मद का भी जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तान एज ए कंट्री उसका नाम नहीं लिया, क्योंकि भारत किसी भी फोरम पर ये नहीं दिखा सका लिंक्स या सबूत कि इस वाक़े में कहीं पाकिस्तान की रियासती मशीनरी या पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने कोई मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड की हो। कश्मीरियों की जो तहरीक है पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है, उसको सपोर्ट करता रहेगा, लेकिन ये जो दहशतगर्दी जो है ये इंडिजिनस मामला है। वहाँ पर बहुत सारे लोग, ये जो वाक़या हुआ जिस पर इंडियन फ़ौज को हमला किया गया, कश्मीरी
जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं वो उसको फ्रीडम फाइट कहते हैं, वो उसको दहशतगर्दी नहीं तस्वुर करते। और अब देखना ये है कि जब OIC सऊदी डोमिनेटेड ये एक इदारा है, पाकिस्तान इस्लामी ममालिक का एक ग्रुप है और उसमें चलती सऊदी अरब की ज़्यादा है। अगरचे को बहुत ज़्यादा पावरफुल ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के बाद दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि 58 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। अब देखना ये है कि जब वहाँ पर सुषमा स्वराज जाती हैं तो क्या वो खिताब करेंगी, क्या वो वहाँ पर जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको कायल कर सकेंगी, जवाब में क्या कहा जाएगा। लेकिन एक तो बात इससे ज़रूर निकल रही है और वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी वहाँ पर होंगे, तो इस बात का इम्कान है कि सुषमा स्वराज और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान मुलाकात हो जाए। अगर मुलाकात नहीं होगी तो कम से कम आमना सामना तो होगा, आई कॉन्टैक्ट भी होगा। कहीं ना कहीं किसी न कहीं किसी तरफ से बर्फ़ ज़रूर पिघलनी चाहिए, क्योंकि जो सदर ट्रंप का बयान है उसमें उन्होंने भारत के साथ सिंपथाइज़ भी किया है। ये भी कहा है कि भारत करना चाहता है, पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना चाहता है, लेकिन ये भी कहा है कि ये कॉम्प्लेक्स्ड है मामला। और इसके साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तान के साथ अब अमेरिका के ताल्लुकात माजी की निस्बत बेहतरी आई है। तो एक मिक्स सिग्नल उन्होंने दिया है, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भारत ये एस्टैब्लिश करने में नाकाम रहा है कि जो पुलवामा हमला था उसमें कहीं पाकिस्तान की एजेंसीज़ या पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की हुकूमत उसमें इन्वॉल्व थी। नाजरीन, इजाज़त दीजिए, आज का तज्जिया, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।